हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुंजन सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल हियर एट द लीगल साइंस। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सीबीआई पीपी और एपीपी एग्जाम 2025 की। यस, क्योंकि यहाँ पर आज जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, इन्हीं क्वेश्चन से आपको आइडिया लगेगा कि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, इस एग्जाम के अंदर कौन से क्वेश्चन हैं, क्या पैटर्न रहने वाला है और किस तरीके से क्वेश्चंस आस्किंग है। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के थ्रू पता लगेंगी। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो मस्ट है, आपको जरूर ये वीडियो देखना चाहिए, ताकि आप इन क्वेश्चन से गो थ्रू करेंगे तो आपको अपना स्टेटस पता लगेगा, आपको अपना लेवल पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये 20 क्वेश्चन हैं और यहाँ पर हम 20 मिनट्स के अंदर इनको कंप्लीट करने वाले हैं। ये रैपिड रिविजन है एक तरीके से, और आपको एनालाइज करेंगे, आप अपने आप को एनालाइज करेंगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या मिस्टेक्स हैं जो आप कर रहे हैं, उनको आपको किस तरीके से अवॉइड करना है, उस पर किस तरीके से काम करना है। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। Which one among the following provision of the Constitution of India requires a guardian to provide opportunities for education to his ward between the age of 6 to 14 ईयर? इट मीन्स दैट कि जो राइट टू एजुकेशन है 6 to 14 ईयर तक, जो कंपलसरी एजुकेशन है, जो स्टेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करेगा अगर आपके किसी भी पर्सन की जो एज है वो 6 to 14 ईयर है। यहाँ पर जो ये प्रोविजन था जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया था, वो किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर, राइट। तो ये कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल नंबर 21A, राइट टू एजुकेशन, राइट। तो यहां पर इस तरीके से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी यहां पर रहेंगे। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर आपको स्टेटमेंट गिवन है नंबर 1 and 2, राइट। उसके बाद में क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। यहां पर ये मेन ध्यान रखना आपको, अबव इज करेक्ट, क्योंकि क्या होता है कई बार ये पूछ लेते हैं इज नॉट करेक्ट, तो यहां पर ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। इसी वजह से स्टेटमेंट तो ध्यान से रीड करना ही है, साथ में जो क्वेश्चन की आस्किंग है उसको भी ध्यान से रीड करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, पीपल ऑफ इंडिया हैव लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप, बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट है, मॉरलिटी कैन नॉट ओवरराइड द फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। यहां पर ये स्टेटमेंट थोड़ा सा रोंग है, क्योंकि मॉरलिटी कैन ओवरराइड द फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, बिकॉज जितने भी हमारे फ्रीडम्स हैं, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, वहां पर क्या है, वहां पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन से अप्लाई होते हैं, यानी आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं और फंडामेंटल राइट्स। तो यहां पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होना चाहिए ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, यहां पर देखिए थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही है। उसी तरीके से कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। उसके बाद में आपको 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट 1 है, 2 है एंड 3 है। देन उसके बाद में आपसे क्वेश्चन किया गया है, क्या क्वेश्चन किया गया? विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आप उसके क्वेश्चन के आस्किंग को चेक कर लेंगे कि करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, ताकि जब आप स्टेटमेंट रीड करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, एक एक करके स्टेटमेंट्स को हम रीड करते हैं, देन उसके बाद में देखते हैं। नंबर 1, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state fund। इनका कहना है कि जो भी इंस्टीट्यूट, यानी जो भी इंस्टीट्यूट अगर स्टेट के थ्रू फंड किए जा रहे हैं, यानी स्टेट उनको रन कर रहा है, तो वहाँ पर आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस मे बी प्रोवाइडेड in an educational institution established by any trust which requires that religious instructions shall be imparted in that institution even though that institution is administered by the state। बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है, नो टीचर और स्टूडेंट अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट shall be compelled to attend any religious worship that may be conducted। इट मीन्स दैट कि जितने भी टीचर स्टूडेंट जो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हैं, अगर वहाँ पर कोई भी स्टेट है वो उनको कंपेल नहीं कर सकता, यानी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट के अंदर कौन कौन आएगा? आर्टिकल 12 के अंदर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज़, वो सब आएंगे। तो वो किसी भी टीचर स्टूडेंट को कंपेल नहीं कर सकते कि आप रिलीजियस वर्शिप जो है उसको अटेंड कीजिए, राइट। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या होना चाहिए? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 4, फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये।
टू ऑप्शंस दे रखे हैं, मीन्स दैट टू स्टेटमेंट दे रखे हैं हमें, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2। देन उसके बाद में क्वेश्चन क्या कर रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव इज करेक्ट, यानी फिर से हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है यहाँ पर। तो नंबर 1 स्टेटमेंट क्या कह रहा है, only questions of law can be subject matter of litigation before the Supreme Court under the Article 131 of the Constitution of India। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आर्टिकल 131, तो ये क्या कहता है, ये बेसिकली बात करता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी हो सकता है, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, एनी क्वेश्चन इन्वॉल्विंग द लीगल राइट ऑफ अ स्टेट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन बी डिसाइडेड ओनली बाय द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल परफेक्ट है, अगर किसी भी दो स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट आता है तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेंगे, अगर सेंटर या फिर स्टेट के बीच में डिस्प्यूट आता है तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेंगे। तो स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, तो आंसर क्या होना चाहिए, बी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। इसी तरीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं सीबीआई पीपी एंड एपीपी एग्जाम के अंदर, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, राइट, कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट हमें बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है जी, 3 स्टेटमेंट्स गिवन है। नंबर 1, the quorum to constitute a meeting of house of people in 1/10 of the total membership of the house। बेसिकली अगर पार्लियामेंट के अंदर किसी भी स्पेशल मीटिंग को अगर हम इनवाइट करते हैं मेंबर्स को कि स्पेशल मीटिंग है, ठीक है, किसी भी पर्पज़ के लिए, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ या किसी भी लेजिस्लेटिव पर्पज़ के लिए अगर हम किसी भी मीटिंग का अगर कॉल देते हैं वहाँ पर, तो बेसिकली क्या रहता है, बेसिकली 1/10 जो मेंबर होते हैं वो वहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए। तो अभी अगर हम देखें जैसे कि 543 मेंबर्स है, तो एटलीस्ट 55 मेंबर्स वहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द quorum टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल इज 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द हाउस, बिल्कुल करेक्ट बात है। फिर सेकेंड कह रहा है, इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ हाउस ऑफ द पीपल देर इज नो quorum द स्पीकर हैज़ नो ऑप्शन बट टू सस्पेंड द मीटिंग। यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए 55 मेंबर्स अगर प्रेजेंट नहीं है किसी भी मीटिंग के लिए, तो स्पीकर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा बल्कि उस मीटिंग को उसको सस्पेंड करना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ ऐसा नहीं है, उसके पास एक ऑप्शन और है। कौन सा ऑप्शन है, एडजोनमेंट का, यानी उस मीटिंग को आप एडजोन कर सकते हो, आप बाद में उस मीटिंग को डिसाइड कर सकते हो, उसको बाद में आप किसी भी तरीके से कॉल कर सकते हो उस मीटिंग को। और यहाँ पर जो 55 मेंबर्स रहेंगे यहाँ पर इंक्लूडेड स्पीकर भी रहेंगे, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाता है, थोड़ा सा गलत हो जाता है कि यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है, देयर इज नो quorum द स्पीकर हैज़ नो ऑप्शन, यानी कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन है उसको आप एडजॉर्न कर दीजिए, लेटर डेट पे डिसाइड कर लीजिए कि आप उस डेट पे उस मीटिंग को डिसाइड करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैज़ ओनली अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स, बिल्कुल ठीक बात है। यानी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो बेसिकली फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6, फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। यानी यहाँ पर इस एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से होने चाहिए। और आपकी जो कमांड है बेयर एक्ट पे स्पेशली आप देखेंगे तो ये सीधे डायरेक्ट बेयर एक्ट के प्रोविजंस हैं, यानी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के प्रोविजंस को देखेंगे तो वहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्टेड है। उसी तरीके से अदर जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला है। तो अगर आपको इस एग्जाम को सीरियसली अगर क्रैक करना है तो आपको अपने बेयर एक्ट्स पे बहुत अच्छा कमांड बनाना होगा, उसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव यहाँ पर नहीं है। तो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज और आर करेक्ट, यानी यहाँ पर फिर से हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा। 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, ठीक है, 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास गिवन है। देखते हैं, द मेंबर्स ऑफ द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ पर गिवन है, शेड्यूल 8 के अंदर, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल and the council of state in according with system of proportional representation by means of single transferable vote, बिल्कुल करेक्ट बात है। आपको ये ध्यान रखना है कि ऑफिशियल लैंग्वेज 8 शेड्यूल में टोटल कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और लास्ट जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, डोंगरी, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। यानी जितने भी चेयरमैन होंगे या फिर जितने भी मेंबर ऑफ हैं ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के, उनको अपॉइंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट है, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एवरी स्टेट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट आर इलेक्टेड, काउंसिल ऑफ स्टेट मीन्स राज्यसभा, आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इन अकॉर्डेंस विथ द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल वोट ट्रांसफरेबल, ठीक है।
बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक, तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया For the Union Territory of Puducherry, the Parliament may by law create which of the following, यानी यहाँ पर पार्लियामेंट क्या किस तरीके के लॉज बना सकता है फॉर यूटीज, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर दिया गया है यूटी ऑफ पुदुचेरी, लेकिन किसी भी यूटी के लिए सबके लिए इक्वल लॉज ही बनाने की पावर होगी पार्लियामेंट के पास, राइट। और ये पावर कहाँ दे रखी है हमें, आर्टिकल 239E के अंदर, राइट। सो बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कर रहा है, एन इलेक्टेड और पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी टू फंक्शन एज लेजिस्लेचर, बिल्कुल करेक्ट बात है। ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल करेक्ट बात है। यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो हमारा नेशनल कैपिटल है न्यू दिल्ली, वो भी एक यूटी है, लेकिन वहाँ पर एक स्पेशल स्टेटस गिवन है, और स्पेशल स्टेटस की वजह से वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली, और स्पेशल स्टेटस जो दे रखा है वो कहाँ दे रखा है, 239 कैपिटल डबल ए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और अदर यूटीज़ के लिए 239A। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे अब हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कंसिडर्ड टू बी एन अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर फोकस करना है, आर नॉट, ठीक है, यानी इनमें से कौन से हैं जो अमेंडमेंट कंसिडर नहीं किए जाएंगे, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखा है, लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट बाय एक्सरसाइजिंग पावर्स अंडर आर्टिकल 2 एंड 3। तो आर्टिकल 2 और 3 बात करता है ऑल्ट्रेशन, क्रिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स की, ठीक है। तो वहाँ पर उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं कि वो अमेंडमेंट होता है बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 368, वहाँ पर उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट विद रिगार्ड टू यूनियन टेरिटरी रेफर टू इन आर्टिकल 239A, जो अभी हमने अभी डिस्कस किया लास्ट क्वेश्चन के अंदर, राइट। सो यहाँ पर उसको कंसिडर किया जाता है एज ए अमेंडमेंट। तो यहाँ पर देखें अगर हम, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसिडर, तो कौन सा कंसिडर नहीं किया जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट। तो आंसर क्या होना चाहिए, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर से वह स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से रीड करेंगे कि क्या क्वेश्चन है, ठीक है। 2 स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है हमें, एंड देन हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट, इनमें से सही कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन द पार्लियामेंट कैन बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद में कहा जा रहा है, एन ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट हैविंग द पावर to maintain order in the parliament shall be subject to the jurisdiction of the supreme court in respect to the exercise of the power for that purpose। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेसिकली सबसे पहले तो बता दूं, ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है, राइट। कि पार्लियामेंट की जो पावर्स हैं या पार्लियामेंट का जो फंक्शंस है उसमें कभी भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सेपरेशन ऑफ पावर, उसकी वजह से आप डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। लेकिन अगर कहीं पर भी कोई भी प्रोसीजर इरेगुलरिटीज़ हैं तो वहाँ पर आप इंटरफेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए हमारा, डी ऑप्शन, नीदर 1 नॉर 2, कोई सा भी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। फिर आता है 10th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या कंसिडर करना है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताने हैं, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है जी। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट cannot exceed 15% of the total number of the member of the legislative assembly of the state concerned and there cannot be less than 12 minister in any state। बिल्कुल करेक्ट बात है, आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि यहाँ पर जो मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट के अंदर वो 15% से अबव नहीं जाने चाहिए। इनफैक्ट ये सेंटर यूनियन पे भी अप्लाई होता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द मिनिस्टर्स इन एवरी स्टेट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट होता है मिनिस्टर्स का वो गवर्नर कर रहे हैं, तो वो उन्हीं की प्लेजर, यानी वो जब तक उनकी मर्जी चलेगी तब तक उनका ऑफिस वो होल्ड कर सकते हैं। नो पर्सन बिलो द एज ऑफ 21 ईयर कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। यहाँ पर इसको समझने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर 3 जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो यहाँ पर बेसिकली रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली अगर हम बात करें स्टेट असेंबली इलेक्शंस की, तो जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, अगर आपको अपॉइंट होना है तो एटलीस्ट आपको अगर इलेक्ट होकर वहाँ जाना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए,
25 ईयर ओल्ड होनी चाहिए, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं मिनिस्टर की, तो मिनिस्टर ज़रूरी नहीं कि आप उस वक्त जब आपको मिनिस्टर अपॉइंट किया जाए उस वक्त आप उस स्टेट असेंबली के मेंबर हो सकता है कि आप ना हो लेकिन आपको मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है। देन उसके बाद में विद इन 6 मंथ आपको उस स्टेट असेंबली के मेंबर बनना पड़ेगा, राइट। तो अगर 6 महीने के अंदर आप बन जाते हैं मेंबर तो आप मिनिस्टर बने रहेंगे, अगर नहीं बन जाते तो आपकी मिनिस्ट्री आपसे छीन ली जाएगी। तो यहाँ पर जो एज है, अगर मान लीजिए आप बनते हैं मेंबर, तो मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए आपको? 25 चाहिए। तो अगर 25 चाहिए तो 21 का तो कोई क्राइटेरिया नहीं आएगा। इस वजह से थर्ड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तो आंसर क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम जंप करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे कह रहा था, इस पे आपको मेन फोकस रखना है कि स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, इज करेक्ट और इज नॉट करेक्ट। इस पे मेन फोकस आपको रखना है। यहाँ पर क्या पूछा है? इज नॉट करेक्ट, यानी 4 स्टेटमेंट गिवन है। यहाँ पर इस बार स्टेटमेंट ऑप्शन वाइज गिवन है, तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? ठीक है जी, रीड करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट नंबर ऑप्शन ए ऑप्शन कहता है अ मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होल्ड ऑफिस अप टू द एज ऑफ 62 ईयर एज। ठीक है, तो 62 ईयर एज तक रहता है, करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? एनी मेंबर ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। जिस मैनर में वो प्रेस्क्राइब्ड है, कहाँ पर? उस डॉक्यूमेंट में, उस एक्ट के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग उसको रिमूव किया जा सकता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। थर्ड क्या कहता है? इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इन द एब्सेंस यानी जब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन नहीं है, उसके एब्सेंस में क्या होगा? द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द कमीशन, यानी जो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द कमीशन होगा उसको हम चेयरमैन मान लेंगे। ऐसा नहीं है, अगर चेयरमैन नहीं है तो नया चेयरमैन आएगा, उसका अपॉइंटमेंट होगा। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। अब मेरे को पता लग गया कि सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो मैं फोर्थ ऑप्शन पे जाऊंगा ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन, आंसर तो एक ही होना है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। फिर भी हम डी ऑप्शन को और देख लेते हैं। द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी अपॉइंटमेंट विद द एनी गवर्नमेंट, यानी किसी भी गवर्नमेंट के अंदर उनका कोई अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट बात है। जब वो चेयरमैन है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, यूपीएससी के, तो उनका किसी भी गवर्नमेंट के साथ कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर विथ एडिशनल चार्ज ऑफ द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। बेसिकली कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पर बहुत ही बैकवर्ड एरिया होता है जहाँ बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के पीपल, और उनके वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें बहुत नेसेसरी है। तो इसको हमने जो है वो ऐड किया था आर्टिकल नंबर 164 क्लोज 1 के अंदर, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 164 क्लोज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको हमने ऐड किया था कौन सा अमेंडमेंट से? ये आपको ध्यान रखना है, 94th अमेंडमेंट से इसको हमने ऐड किया था। तो बेसिकली यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस है उस पर आपको मेन फोकस रखना है। तो ये कौन से स्टेट के लिए है? छत्तीसगढ़, हिमाचल के लिए नहीं है जी। तो ये ऑप्शन हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा के लिए नहीं है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। सी ऑप्शन में आसाम के लिए भी नहीं है, तो इसको ऑटोमेटिकली हम एलिमिनेट कर देंगे। तो डी ऑप्शन क्या कह रहा है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। बिल्कुल परफेक्ट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13। देर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन फॉर ट्राइब्यूनल्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और यहाँ पर आर्टिकल्स दे रखे हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस दे रखे हैं, और वही इन्होंने बोला है कि देर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन फॉर ट्राइब्यूनल्स। तो जो ये ट्राइब्यूनल्स होते हैं बेसिकली क्या होता है? ये जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं ये बेसिकली स्पेशल कोर्ट्स होते हैं। क्या होता है? स्पेशल कोर्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है जो इनसे रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली, ठीक है, देखते हैं। आर्टिकल 323 क्लोज बी है, आर्टिकल 371 डी भी है, आर्टिकल 217 नहीं है। आर्टिकल 217 क्यों नहीं है? क्योंकि आर्टिकल 217 जो होता है ये स्पेसिफिकली यूज होता है हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का और हाई कोर्ट के जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करते हैं? ऑनरेबल प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है।
अंडर द इंडियन पीनल कोड 1860 हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ पब्लिक सर्वेंट। जब हम बात करते हैं आईपीसी की, तो अब हमने आईपीसी को क्या कर दिया, हटा दिया, वहां से रिप्लेस कर दिया। अब आ गया है पिक्चर में कौन, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो यहाँ पर जो भारतीय न्याय संहिता है 1 जुलाई 2024 से, तो यहाँ पर जो पब्लिक सर्वेंट का डेफिनेशन है उसको भी हमें ध्यान से देखना है। जब मैं बात करता हूँ आईपीसी के अंदर, तो वो कहाँ गिवन था, सेक्शन नंबर 21 में। लेकिन जब मैं बीएनएस की बात करता हूँ, तो बीएनएस के अंदर कहाँ गिवन है डेफिनेशन, सेक्शन 2 के अंदर गिवन है, क्लोज 28 के अंदर पब्लिक सर्वेंट को वहाँ पर डिफाइन कर रखा है। लेकिन जो प्रोविजंस है, ऑलमोस्ट जितने भी जो प्रोविजंस हैं, जितना भी जो कॉन्सेप्ट है, वो ऑल 99% सेम है। कहीं पर कुछ ऑल्ट्रेशन किए गए, मीन्स दैट कि कुछ डिजिटल क्राइम से रिलेटेड कोई प्रोविजन ऐड हुआ है, वहाँ पर कुछ ऑल्ट्रेशन किए गए हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम को जो है वो उनको थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, तो कुछ चेंजेस हुए हैं, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं हुआ है। देयर आर सर्टेन चेंजेस वर मेड लाइक बीएनएस के अंदर। ठीक है, तो आईपीसी और बीएनएस में थोड़ा डिफरेंस है, तो उसको आपको ध्यान से देखना है। और स्पेसिफिकली सेक्शन का तो टोटली डिफरेंस है कि सेक्शन नंबर तो टोटली चेंज कर दिए गए, जितनी भी डेफिनेशंस थी वो सेक्शन 2 के अंदर हमने रख दी गई है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो पब्लिक सर्वेंट के लिए पूछे तो यहाँ मैटर नहीं करता कि बीएनएस है आईपीसी है। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया। क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ पब्लिक सर्वेंट। तो इससे हमें क्वेश्चंस तो हम आंसर करेंगे, साथ में हमें ये भी देखना है कि आईपीसी से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं। मीन्स दैट मान लीजिए आपने न्यू क्रिमिनल लॉज को इतने अच्छे से नहीं रीड किया, तो आपको घबराना नहीं है, आप उसको धीरे धीरे कवर कीजिए। क्योंकि अगर आपने आईपीसी को अच्छे से कवर कर रखा है तो आप इसको भी इजीली कवर कर लेंगे। राइट, सो अगर बात करूं मैं सेक्शन क्वेश्चन नंबर 14 की, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ पब्लिक सर्वेंट। तो ऑप्शन नंबर ए है अ मेंबर ऑफ अ पंचायत असिस्टिंग अ पब्लिक सर्वेंट, बिल्कुल करेक्ट है। फिर आता है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर नहीं होता है जी, आर्बिट्रेटर पब्लिक सर्वेंट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर ये हमें आंसर मिल गया, तो सी और डी आपको रीड करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है तो रीड करके एक बार ही देख लेते हैं। एवरी पर्सन पेड कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर पब्लिक ड्यूटी के लिए आपको पे कर रही है तो आप पब्लिक सर्वेंट है। एन एम्प्लॉय ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, अगर गवर्नमेंट की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी है, उसका एम्प्लॉय होगा, वो क्या होगा, गवर्नमेंट सर्वेंट होगा, यानी पब्लिक सर्वेंट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। क्या पूछा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। इनमें से करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है वो हमसे पूछा गया है। राइट, तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द वर्ड गवर्नमेंट कंपनी हैव बीन यूज्ड बट नॉट डिफाइन अंडर द इंडियन पीनल कोड। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया लेकिन गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन नहीं किया गया। तो जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज होगी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसको हम क्या मानते हैं, गवर्नमेंट कंपनी। राइट, तो ये एक बिल्कुल करेक्ट बात है। सेकंड देखते हैं स्टेटमेंट क्या है, द वर्ड्स मूवेबल प्रॉपर्टी हैव बीन यूज्ड बट नॉट डिफाइन अंडर द इंडियन पिनल कोड। बिल्कुल सही बात है, मूवेबल प्रॉपर्टी को भी यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर बट उसको डिफाइन नहीं किया गया है, तो ये करेक्ट है। थर्ड क्या कह रहा है, द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैव बीन यूज एज वेल एज डिफाइन। नहीं जी, नहीं जी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड जो प्रोविजंस अभी हम रिसेंटली अगर उनको ऐड किया है, तो हमने इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ऐड किया, हो सकता है बीएनएस के अंदर ऐड किया है। ठीक है, बट यहाँ पर आईपीसी के अंदर वो डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 और 2 जो है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर आता है आपके सामने, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पनिशमेंट हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर द इंडियन पीनल कोड। बहुत ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर सबको आना चाहिए। यहाँ पर 5 तरीके के पनिशमेंट्स हैं जो गिवन है इंडियन पीनल कोड के अंदर। ठीक है, इंडियन पीनल कोड के अंदर 5 टाइप ऑफ पनिशमेंट गिवन है। सेम अगर हम बीएनएस की बात करें यहाँ पर, तो वही 5 टाइप के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बीएनएस और आईपीसी को अगर आपने रीड नहीं किया है, मीन्स दैट कि अगर मान लीजिए आपने बीएनएस को रीड नहीं किया और आपको लग रहा है अरे मैं क्या होगा, न्यू क्रिमिनल लॉज मैंने नहीं पढ़े, तो यहाँ पर इतना बड़ा कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। क्योंकि क्वेश्चंस को अगर हम देखें इस एग्जाम के अंदर, तो वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहने वाले हैं। राइट, तो 5 तरीके के पनिशमेंट होते हैं। ठीक है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, डेथ पेनल्टी, फाइन, ठीक है, काउंटरफीट, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो 5 तरीके के यहाँ पर पनिशमेंट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन डज और डू नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस। यानी यहाँ पर कौन सा कॉज यानी कौन सा कारण ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन डज नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस, जो कि ऑफेंस नहीं होगा। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड बिलो। अब यहाँ पर फिर से वही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें बताना है। राइट, तो स्टेटमेंट 1, 2 और
3 गिवन है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, एन एक्ट कोजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन बाय एन इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। अगर इंटॉक्सिकेटेड पर्सन होगा तो भी अगर उसने किसी की डेथ कोज कर दी है तो वहां पर वो ऑफेंस होगा। सेकंड क्या करा है, एन एक्ट कोजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन बाय समवन हु कोज डेथ unintentionally and did the act with the consent of the person whose death was caused। तो बेसिकली यहाँ पर वर्ड यूज किया अनइंटेंशनल। तो यहाँ पर क्रिमिनल लॉ के अंदर इंटेंशन ही ग्राउंड होता है। बेसिकली आप किसी भी एक्ट को देखेंगे, अगर उसको आप ऑफेंस कहेंगे तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आता है इंटेंशन, मीन्स दैट मेंस rea बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पर अगर मेंस rea फुलफिल नहीं होगा तो हम उस एक्ट को क्राइम नहीं कह सकते। सो ये बेसिकली करेक्ट है। थर्ड देखेंगे, एन एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन हुज डेथ वाज कॉज्ड अनइंटेंशनली। फिर से अनइंटेंशन वर्ड यूज हो गया, विदाउट हिज कंसेंट आज ही वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू गिव हिज कंसेंट। तो ये भी करेक्ट है, यानी स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए हमारा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। Under which one of the following statement a person can be punished with the imprisonment extending up to 5 years? सिंपल सीधा साधा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। क्वेश्चन में पूछा कि भैया इनमें से कौन सा वो पनिशमेंट है, यानी कौन से एक्ट के लिए हम पनिश कर सकते हैं जहां पर इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंडिंग अप टू 5 ईयर, यानी जेल आपको 5 साल तक जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, मेक्स एनी इम्प्यूटेशन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ रिलीजियस सेरेमनी दैट एनी क्लास ऑफ पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ दियर रिलीजियस कैनॉट बियर ट्रू फेथ एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नहीं जी, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है कि अगर आप किसी भी रिलीजन में ट्रू फेथ नहीं रखते तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। नहीं जी, ऐसा नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट को देखूँ मैं, प्रोपेगेट्स ड्यूरिंग अ पंचायत मीटिंग दैट पर्सन बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट बी डिनाइड ऑफ दियर राइट्स एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नहीं जी, यहाँ पर भी 5 साल का पनिशमेंट नहीं है। मेक्स एन अपील ड्यूरिंग एन इलेक्शन कैंपेन कंसर्निंग द ऑब्लिगेशन ऑफ एनी क्लास ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रीजन टू कॉज फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी बिटवीन सच क्लास ऑफ अ पर्सन, दैट बिल्कुल भी नहीं। तो यानी एक ऑप्शन हमारे पास बचा, वो करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन रीड कर लेते हैं, करेक्ट है। मेक्स एनी इम्प्यूटेशन ड्यूरिंग अ कम्युनिटी मीटिंग दैट एनी क्लास ऑफ पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ रिलीजन विल नॉट अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और सर्कुलेटिंग इन एनी मैनर any obscene book, paper, pamphlet is an offense punishable with imprisonment except in which the following cases। यानी कौन से को छोड़कर यहाँ पर जो है वो क्या है, imprisonment, आपको जेल हो सकती है, ये हमें बताना है। फर्स्ट क्या कह रहा है, एनी रिप्रेजेंटेशन engraved in any ancient monument whether or not covered under act number 24 ऑफ 1958। यानी कोई भी पहले का कोई भी रिप्रेजेंटेशन है, एंशियंट रिप्रेजेंटेशन, जैसे आप देखते होंगे ना बहुत सारी मूर्तियाँ होती हैं, उनके अंदर किसी भी तरीके की ऑब्ससेनिटी हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पर कोई पनिशमेंट आपको नहीं दी जाएगी। एनी ऑप्शन बुक, पैम्पलेट, पेपर कैप्ट बोनाफाइड फॉर द रिलीजियस पर्पज। अगर वहाँ पर आपका जो पर्पज है वो कैसा है, बोनाफाइड, ठीक है, यानी गुड फेथ में अगर आप उसको रख रहे हैं तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर ये मेलाफाइड होगा तो पनिशमेंट आपको दी जाएगी। तो यानी दोनों जो स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पर वो करेक्ट है, यहाँ पर पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय द यूज ऑफ एसिड। तो ये जो एसिड वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमने अमेंडमेंट के थ्रू आईपीसी के अंदर हेड ऑन किया था, और हमने कहा था इसके अंदर कि प्राइवेट डिफेंस में भी अगर कोई पर्सन किसी के ऊपर एसिड फेंक रहा है तो उसमें वो उसकी डेथ भी कॉज कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, उस पर मेन फोकस रखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट। यानी करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, ठीक है जी। फर्स्ट स्टेटमेंट है, वॉलेंटायरली कॉजिंग पार्शियल डिफॉर्मिटी इवन ऑफ अ रिवर्सिबल नेचर मे बी पनिशेबल विथ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर किसी के ऊपर आपने वॉलेंटायरली अगर आप उसके ऊपर एसिड फेंकते और उसको ग्रीवियस हर्ट करते तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर आप अगर ध्यान दें कि वॉलेंटायरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट के
लिए ही आप किसी भी पर्सन को पनिश कर सकते हैं, लेकिन ग्रीवियस हर्ट के लिए आप किसी को डायरेक्ट पनिश नहीं कर सकते, ठीक है। यानी वॉलेंटायरली कोचिंग ग्रीवियस हर्ट के लिए कर सकते हैं। सेम वे हर्ट के लिए आप किसी को पनिश नहीं कर सकते, लेकिन वॉलेंटायरली कोचिंग हर्ट उसके लिए आप पनिश कर सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द ऑफेंडर इन a case of grievous hurt caused by acid may be imposed fine which has to be just reasonable to meet the medical expenses of treatment ऑफ द विक्टिम। यानी विक्टिम को जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस यानी जो भी मेडिकल हेल्प चाहिएगी उस पर्टिकुलर थिंग के लिए जो ग्रीवियस हर्ट आपने कोज किया है उसके ट्रीटमेंट के लिए, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। यानी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे, रैपिड क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसी तरीके से आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं कि आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट अभी भी इस मिथ में थे कि हमने न्यू क्रिमिनल लॉज नहीं रीड किए हैं, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, अगर आपने ओल्ड क्रिमिनल लॉज को भी अच्छे से अगर रीड कर रखा है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और मेरे साथ बने रहिए, नेक्स्ट पार्ट भी मैं लेकर आऊँगा। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी, जिस तरीके से मैंने रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड किया है, अगर आप चाहेंगे तो मैं ये लाइव सेशन भी लेकर आ सकता हूँ। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे कि लाइव सेशन लाना है, देन मैं लाइव सेशन भी लेकर आऊँगा। लाइव सेशन के लिए अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं। आप सब लोगों के पास मेरी मेल है thelegalscience@gmail.com, तो आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं एंड देन उसके बाद में हम लाइव सेशन लेकर आ सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग मेरे को प्रीफर्ड टाइम भी बता सकते हैं कि सर इस टाइम पे बेस्ट रहेगा, इस टाइम पे आप लाइव सेशन लेकर आइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।